देखकर। नहीं, बात सही है। ये आज से 19 साल पहले की घटना है और उस समय बातचीत इसके फोन सब टेप जैसे एसटीएफ करती है शासन की अनुमति से कर रही थी, जिसमें ये निकल के आया था कि एक लाइट मशीन गन जो आर्मी से चुरा के कोई भगोड़ा भागा है, बाबूलाल यादव नाम था, और मुख्तार उससे 1 करोड़ में सौदा फाइनल कर चुका था और बार बार कहता था कि मैं अपने विरोधी यानी कृष्णानंद राय को मुझे इससे निपटा देना है और उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी के राइफल के अगेंस्ट है जो एलएमजी भेज देगी। तो हर हालत में खरीदना चाहता था। खैर संयोग से हम लोगों ने उसको पकड़ा। पोटा कानून उस समय एग्जिस्ट करता था, पोटा कानून लगाया और पोटा कानून लगते ही ये दोषी हो गए, बुरी तरह फंस गए, क्योंकि इनका जो रिकॉर्डिंग भी थी सब शासन के परमिशन से थी, तो कोर्ट में एविडेंस एक्ट के तहत एडमिसिबल है। और ऐसी स्थिति में मुख्तार को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। आपको याद होगा उस समय माननीय मुलायम सिंह जी की अल्पमत की सरकार थी, मुख्तार जैसे लोग उसको सपोर्ट करते थे, तो इन्होंने मुख्यमंत्री जी पर दबाव बनाया और उन्होंने फिर हमारे अधिकारियों के थ्रू हमको मैसेज भेजा कि इस केस में मुख्तार को निकाल दिया जाए। और मैंने फिर मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी, मेरे जो तत्कालीन एसएसपी थे श्री राजकुमार विश्वकर्मा जी जो वर्तमान में डीजीपी हैं, इन्होंने स्टैंड लिया। बनारस जोन के आईजी मनोज सिंह जी ने स्टैंड लिया, वहां के डीआईजी थे एसके यादव, सबने स्टैंड लिया और रातों रात तीनों लोग का ट्रांसफर हो गया। और मेरी यूनिट क्लोज करके बनारस से लखनऊ बुला ली गई और कहा गया कि भाई एक मैसेज भी दिया गया और समझाया भी गया मुझे कि आप लोग इसमें बिल्कुल पीछे हट जाइए, वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश है और वो सपोर्ट कर रहा है मुख्तार अंसारी, तो किसी भी कीमत पर उसको पोटा से हटाना है, बचाना है इस केस में। और उसी पर फिर तनातनी चली। मैंने कहा संभव नहीं है और 15 दिन बाद मुझे अपने पद से रिजाइन करना पड़ा और रेजिग्नेशन में मैंने इस बात को लिखा कि जहां माफिया निर्णय ले रहे हैं, सरकार बैठे केवल मुहर लगा रही है, ऐसे में हम जैसे ईमानदार अधिकारी को काम करना संभव नहीं है और स्वेच्छा से मैं त्यागपत्र देके बाहर जा रहा हूं। तो ये परिस्थितियां थी जो उसमें बड़ी विकट थी। सरकार समर्थित अगर कोई माफिया हो तो कितना खूंखार हो सकता है उसकी वानगी आप सोचिए कि 2005 की बात है, मऊ में दंगा हुआ था और वो वीडियो शायद आप लोग को याद होगा कि जिसमें ये खुली जीप में घूम रहा था ऊपर बैठ के और पुलिस प्रशासन मौन होकर देख रही थी और ये जगह जगह अपने लोगों को निर्देश देता था, ऐसे जैसे लगता था कि यही सरकार है। तो ये स्थिति थी उस समय। लेकिन वर्तमान में इस बात की खुशी है कि योगी जी की सरकार बनने के बाद परिस्थितियां बदली हैं। जैसा उन्होंने सदन में बोला भी था कि माफियाओं को मिट्टी मिला देंगे, उसी क्रम में आप देख रहे हैं इन पे लगातार सख्त कार्रवाई होती जा रही है। या तो जान से मारे जा रहे हैं या उनकी संपत्ति जब्त हो रही है और या न्यायालय में जब गवाह टर्न अप हो रहे हैं तो सजा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जैसे लोगों के लिए राहत की बात है, खुशी की बात है। जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी एक शांति और न्याय व्यवस्था विश्वास करते हैं, बिल्कुल शैलेंद्र जी ये बहुत खुशी की बात है। आपने कहा कि ट्रांसफर कर दिया गया और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से अधिकारियों पर दबाव बनाया जाता था और क्या यही दबाव वो डर था कि कोई भी अधिकारी अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी हो कार्रवाई करने से बचता था? देखिए, अधिकारी को सरकार चाहे तो 2 मिनट में कहां से कहां फेंक दे पता नहीं चलता है और पूरी तरह से दबाव बनाया जाता है। उनको अपने बच्चे पालने होते हैं, सब कुछ करना होता है। आपको याद होगा कि ये जो कितने हम मुख्तार अंसारी ने कितने हमारे पुलिस के लोगों को मारा है जी। उस समय के एडिशनल एसपी उदयशंकर जायसवाल जी थे, अभी 20 दिन पहले मुझे मिले थे। 96 में उनके ऊपर इसने गोली चला दी थी। तो कितने ये दुर्दांत थे कि एडिशनल एसपी लेवल पे ये गोली चला दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही मतलब एक क्लियर कट मैसेज रहता है कि हम लोग के रास्ते में आप आड़े ना हो, चाहे सरकार में बैठे लोग हों, चाहे प्रशासन बैठे हों, चाहे पुलिस के लोग हों या आम पब्लिक के लोग। और डर के मारे कोई सामने नहीं आता, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि परिवार है, कहीं ना कहीं वो डरता है अपने परिवार के लिए। तो ये सब स्थितियां थी। लेकिन शैलेंद्र जी उस वक्त तो दबी जबान में लोग ये भी कहते थे कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ अगर एफआईआर करने के लिए हम जाते हैं तो पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज नहीं करते। तो क्या इस तरह का आलम भी आपने देखा? क्या ये भी मतलब प्रेशर के तहत ही होता था कि कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होती? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, एफआईआर दर्ज होना तो छोड़ दीजिए। मैं मऊ रिजाइन करने के बाद जब मऊ जनपद गया था, उसके पहले भी हम लोग मऊ में गए थे और मैं वहां देखा हूं कि इसका ऐसा साम्राज्य है कि बिना इसके सहमति के अस्पताल से दवा नहीं मिलती थी। एफआईआर तो छोड़ दीजिए, कोई भी कहीं सरकारी प्रशासन शासन से अगर किसी पब्लिक को मदद चाहिए तो जब तक मुख्तार के थ्रू नहीं जाता था उसको राहत नहीं मिलती थी। तो
तो पैरेलल इनकी गवर्नमेंट चलती है ऐसी जगहों पे, और ये वहां के रॉबिन हुड बन के फिर उसके बाद वो मदद थोड़ा सा कर देते हैं और आदमी को लगता है कि नहीं चलो भाई हमारे इन्होंने कुछ मदद की। तो इस तरह से ये अपना आर्थिक साम्राज्य बना के रखते हैं, उन्हीं के लोगों की जमीन भी कब्जा करते हैं, उन्हीं को लोग शांत करते हैं डरा धमका के परिवार को, और पूरा एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि कोई इनके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। एफआईआर तो दूर की बात है दर्ज करना, कोई जाता ही नहीं था। शैलेंद्र जी, इतना बड़ा अनुभव आपने शेयर किया है कि आप रिजाइन तक देने पर आ गए थे और काफी ज्यादा खौफ इन लोगों का था पूरे इलाके में। ये तो कोर्ट ने भी कहा कि सबसे खूंखार गैंग है मुख्तार अंसारी का। लेकिन मैं आपसे एक और अनुभव आपका सुनना चाहूंगी कि जब इस तरह के एक्शंस आप लोग लेते थे किसी भी अपराधी के खिलाफ या माफिया के खिलाफ, मुख्तार के ही खिलाफ मैं कह लूं अगर, तो कैसे वो आपको धमकी देते थे अगर कभी ऐसा हुआ हो तो? नहीं देखिए, मुख्तार अंसारी मैंने कहा ना बहुत शातिर अपराधी है, दिमाग से जलता था वो। मेरा केस उस समय इतना हाईलाइट था कि इसको मालूम था कि अगर हम इनको डायरेक्ट धमकाए तो हम फंस जाएंगे। तो आप बिलीव करिए कि मैं अगर बनारस से जैसे उस समय यहाँ लखनऊ आ रहा हूँ तो कई गाड़ियां आगे पीछे बार बार करती थी। हमारे साथ चलते वाले गनर भी डरते रहते थे कि सर आपके पे तो कम से कम AK-47 से इन लोग अगर चलाएंगे तो हमला होगा, हम कार्बाइन पिस्टल लेके क्या कर लेंगे। और आप बिलीव करिए कि मैं इसीलिए अपने सभी गनर्स को वापस कर दिया था। मैं अब कोई गनर नहीं रखता इसीलिए कि भाई कम से कम जो होगा मेरा होगा, लेकिन कम से कम ये बेचारे नहीं रहे, ना मारे जाए। और 200 300 किलोमीटर हम इस स्पीड से चलते थे। अपना STF का अनुभव था कि हमको इन लोग चेस करना चाहें तो भी न पकड़ पाए, लेकिन उसमें दुर्घटना की भी आशंका रहती थी आप जब ओवर स्पीडिंग करते हैं जान बचाने के लिए। तो लेकिन वो वक्त देखिए शैलेंद्र जी, वो वक्त ऐसा कैसे था कि ये माफिया अपराधी सीधे कानून को चैलेंज कर रहे हैं? कहाँ का फेलियर रहता था उस वक्त? कानून, मैंने कहा ना, सरकार तो केवल मुहर लगाती थी, निर्णय तो यही लेते थे कहाँ किसका कब्जा करना है, कहाँ किसकी पोस्टिंग करानी, किसका ट्रांसफर कराना है, कहाँ बस ठेके पट्टे लेने, सब इन्हीं लोग डिसाइड करते थे। सरकार तो खाली कहने के लिए थी। जी मैंने तो बहुत बार लाइन लिखा अपने रेजिग्नेशन में। आपको पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, इससे पहले आपने अपना अनुभव साझा किया। अब देखिए किस्से कहानी तो हम ये भी सुनते हैं कि जो भी अधिकारी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ FIR दर्ज की, गिरफ्तारी की बात कही, उसको या तो ट्रांसफर कर दिया गया या तो सस्पेंड कर दिया गया। कोई और अनुभव या किस्सा आप शेयर करना चाहें? मैं आपसे एक अनुभव ऐसा शेयर करना चाहता हूं जो आज तक मीडिया मैंने नहीं बोला है। मैं एक बहुत बड़े व्यक्ति ने, जस्टिस ने, जो नाम लेना किसी का उचित नहीं है, मुझको उन्होंने बुलाया रिजाइन करने के बाद, कहा शैलेंद्र आपने लीड ले ली है। तो मैंने कहा कि मैं समझा नहीं सर। कहे कि आप अगर रिजाइन नहीं करते तो आपका ट्रांसफर कहीं ऐसी जगह कराया जाता और आपका गनर कौन होता ये वो डिसाइड करते, उनका आदमी होता, और क्रॉस फायरिंग में आपका गनर ही आपको मार देता। तो इस तरह की साजिश इन लोग करते हैं। मतलब ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं रिजाइन करके चला गया, इतना मीडिया में हाइप हो गया आप लोग की वजह से कि इन लोगों को डर बैठ गया कि अगर हम जरा भी छुएंगे तो सरकार गिर जाएगी। क्योंकि उस समय जब रिजाइन किया तो मुझे याद है सदन में विधानसभा स्थगित हो गई थी और मुलायम सिंह सदन आ नहीं रहे थे बयान देने के लिए। उस समय विपक्ष पार्टियां पूरा घेर ली इनको कि नहीं बयान देना होगा। और मुलायम सिंह जो आके बयान क्या देते हैं, उन एरोगेंट कितने थे कि एक अदना सा अधिकारी डिप्टी SP लेवल हमको समझाएगा कि हमें सरकार कैसे चलानी है। और सदन के अंदर बोला, सदन के बाहर बोला। और बाद में आपके मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा कि उन्होंने ऐसा बोला है, आपको कैसा लग रहा है? तो मैंने उनसे कहा कि देखिए बात सही है, एक अधिकारी की हैसियत नहीं होती है मुख्यमंत्री के आगे। वो जब चाहे तब जहां चाहे उसको भेज दे, जहां चाहे वैसे परेशान कर दे, जांच के नाम पर परेशान कर दे। हमको ही मुलायम सिंह ने झूठे छोटे मुकदमे में रिजाइन करने के बाद बनारस में ही जेल भेजा, जिसको योगी जी ने आके वापस लिया। तो ऐसी स्थिति में ये बयान जब जाके दिए थे तो मैंने कहा भाई मैं अब तो एक आम नागरिक हूं जी, मैं तो कुछ भी मेरा कर सकते हैं इन लोग, मैं तो खुले में हूं। अधिकारी केवल कहने के लिए अधिकारी है, उसके बस में कुछ भी नहीं है। लेकिन सर सरकार की आप ऐसी क्या मजबूरी देखते हैं कि मतलब आप देखिए ना कि एक गैंगस्टर
के भरोसे ही पूरी सरकार चल रही है। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी वही करता था जो कि मुख्तार अंसारी कहता था, तो ऐसे में मुख्यमंत्री या फिर जो मंत्री रहे हैं उस वक्त, उनकी आप क्या मजबूरी देखते हैं या कोई फायदा आप देखते हैं जिसके चलते वो लगातार ऐसे बदमाश को सपोर्ट करते रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात, जो क्षेत्रीय पार्टियां उस समय शासन करती थी, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, आपने देखा होगा मुख्तार या अतीक जैसे लोग इन दोनों पार्टियों में आते जाते रहे हैं। और ऐसी क्षेत्रीय पार्टियों की सोच बस एक बड़ी सीमित सी होती है कि हमें किसी तरह सत्ता में आना है, फिर उसके बाद पैसा कमाना है, अपना आर्थिक साम्राज्य, और ये माध्यम होते थे उनके, इनके माध्यम से उन लोग करते थे। क्या आप सोचते हैं कि अभी मीडिया में नेट पे आ रहा है कि अतीक अहमद का 14-15 हजार करोड़ का एम्पायर है, शायद मुख्तार तो उससे शातिर था, उससे भी बड़ा एम्पायर हो, तो क्या आप सोचते हैं कि ये केवल इन्हीं लोग का है? सत्ता से जो संरक्षण दे रहे हैं उन लोग इसके भागीदार नहीं होंगे? तो इन लोग भी भागीदार थे, सब लोग मलाई काट रहे थे। अब स्थिति बदल गई है। योगी जी के आने के बाद सख्त हो गए हैं वो, नीचे प्रशासन सख्त हुआ, पुलिस सख्त हुई, आम लोगों में मैसेज जाने लगा कि नहीं ठीक है, अब पहला निजाम नहीं है, तो लोग निकल के आगे गवाही दे रहे हैं और सजा हो रही है, और इन लोग अपने जान की भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मुख्तार की हिम्मत नहीं होगी कभी तो जेल से बाहर आने। वक्त का एक किस्सा भी है कि मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे हुआ करते थे वो बंदूक की नोक पर वोटिंग करवाने भी पहुंचते थे। तो ऐसे कई किस्से और कहानियां हम भी सुनते हैं, तो क्या आपने भी कुछ ऐसा अनुभव किया? आपको बता दूं, मैं इन तो नजदीक से देखा हूं, इन लोग क्या करते थे, जिसको अगर समझ में आ गया कि हमारे धमकाने के बाद फेवर में हो तो ठीक है, जिस पे डाउट जरा भी रहता था कि ये अगर हमारे खिलाफ वोट करेंगे तो उनका वोटर आई कार्ड जितना होता था सब अपने पास रख लेते थे। उन लोग के पास पहचान पत्र नहीं होता था कि जाके वोट दे सके, और लोग घर में बैठते थे। इस तरह से इन लोग की रणनीति चलती थी। आप क्या समझ रहे हैं कि शासन सत्ता का जो मिला खेल चलता था उसमें आम आदमी तो केवल एक कहते हैं ना, वो बेचारा मूक दर्शक बन के देख रहा है कि मेरी कौन सुध लेगा, और इसीलिए उसके अंदर बैठ जाता है, कोई नृप हो हमें क्या हानि, कोई राजा बने हमारा तो वही दुर्गति होनी है। बिल्कुल। लेकिन योगी जी के आने के बाद ये समय बदला, लोगों को विश्वास हुआ था कि कोई मुख्यमंत्री अगर सदन में डंके की चोट पे कह रहा है कि माफिया को मिट्टी मिला देंगे, और लगातार वो कार्रवाई हो रही दिख रहे, तो भरोसा कायम हुआ। बिल्कुल सर, तो एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा थोड़ी देर पहले एक वाक्य आपने बताया कि सदन में किस तरीके से आपको प्रेजेंट किया गया कि एक छोटे से ऑफिसर के कहने से क्या हम सारी चीजें बदल देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान आपको याद होगा शायद, और हमने भी दिखाया है कई बार। उन्होंने कहा है कि हमारा मकसद ये है, यूपी सरकार का मकसद ये है कि कानून का राज स्थापित करना है। आप कैसे देखते हैं इस बयान को और क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल सही है। मुझे याद है जब माननीय मुख्यमंत्री जी नए मुख्यमंत्री बने थे और अगले 2-3 महीना बाढ़ सी आ गई थी पूरे पश्चिमी यूपी में, खासकर क्राइम की, और हीनियस क्राइम, लूट डकैती, रोड होल्ड अप ऐसे होने लगे थे जैसे सब लोग को लगा कि एकाएक कहां से इतना हो गया। कभी कभी ये चर्चा होने लगी थी क्या प्रायोजित है। उसके बाद मैं 4 जुलाई 2017 को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और अपने सब अनुभव बताया प्रशासनिक कि सर हम लोग जहां जाते थे बड़े पे कार्रवाई करते हैं तो छोटे अपने आप भाग जाते हैं या सुधर जाते हैं। तो 1-2 छोटे छोटे करने से अच्छा जनता में विश्वास भी नहीं जाता। वो सोचते हैं भैया छोटे पे हो गई, बड़े पे तो नहीं हो रही है। तो किसी बड़े पे कार्रवाई हो और उसके लिए एक अच्छी टीम बनाई जाए, सब कुछ किया जाए। और हमें बड़ी खुशी इस बात की है कि उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सब निर्णय लिए और वो सब किया, और उसका रिजल्ट आज सबके सामने दिख रहा है कि अब ये माफिया कटघरे में है, पैरों अपने जान की भीख मांग रहे हैं, घुटने पे आ गए हैं, व्हील चेयर पे चल रहे हैं। तो ये सब बदला है। और मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को, हमें क्या पूरे देश की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है, उनके कथनी और करनी में अंतर नहीं है, तो उनको साधुवाद दे रही है। तो ये बड़ी बात हुई है जो चेंज हुआ। बिल्कुल। पहले तो हम ये भी